नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर पुलिस तलाशी लेती है या कोई सामान जब्त करती है तो उसके लिए क्या गाइडलाइन बनाया गया है। माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा MP शर्मा के केस में क्या गाइडलाइन बनाए गए थे, आज इस वीडियो में उसी टॉपिक पर बात करेंगे। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, जैसे हम सभी को पता है कि भारत में ऐसे कानून है जिसमें पुलिस लोगों को तलाशी जब्ती करने का अधिकार देती है और इसे सर्च एंड सीज कहा जाता है। मतलब किसी चीज़ को खोजना और उसको जब्त करना, यानी अपने हिरासत में लेना। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है इसका मतलब, क्या है इसका शाब्दिक अर्थ और आखिर ये कैसे लोगों के अधिकारों का हनन करती है। कहने का मतलब यह है कैसे नागरिकों के अधिकारों का, जो मौलिक अधिकार होते हैं, उनको प्रभावित करता है। खास तौर पर तलाशी और जब्ती का जो कानून है। दोस्तों, ऐसे स्थिति की कल्पना कीजिए जहां पर सरकार को संदेह हो कि कोई कंपनी पैसे छिपाने या अपने वित्त के बारे में झूठ बोलने जैसे बेईमानी के गतिविधियों में शामिल हो और सरकार जांच के लिए उस पर्टिकुलर कंपनी के कार्यालय में, उसके फैक्ट्री में पुलिस भेजती है। ये सारा प्रोसेस CRPC के धाराओं के तहत किया जाता है। CRPC को कम मत समझिए, क्योंकि CRPC है जो पुलिस को किसी भी सामान की खोज करने के लिए, यानी सर्च करने के लिए, और जब्त करने के लिए, यानी कि अपने हिरासत में लेने के लिए पूरी शक्ति प्रदान करती है। कौन? CRPC। जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों से डिस्कस किया था, MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र का जो मामला है, इसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या गाइडलाइन बनाई है, थोड़ा पहले इस केस के बारे में समझते हैं, फिर गाइडलाइन के बारे में समझेंगे। ठीक ऐसे ही मामले में भारत सरकार ने 1952 में एक कंपनी का परिसमापन जाने के बाद उसके मामलों की जांच का उद्देश्य धन की गबन और दस्तावेजों में हेराफेरी जैसी गतिविधियों का उजागर करना था और इसके लिए तलाशी वारंट जारी किया जाता है। एक साथ कई स्थानों पर तलाशी ली जाती है। खासतौर पर आप ध्यान रखिए, जब कभी भी ऐसे बड़े फ्रॉड होते हैं तो जब कभी भी कोई रेड पड़ती है तो न पर्टिकुलर एक स्टेप बाय स्टेप पड़ती है, बल्कि कोशिश करते हैं कि जो रेड पड़े, यानी कि जो सर्च वारंट जारी करते हैं, तो जितने भी इनके स्थान होते हैं, कोई कंपनी होती है, जितने भी ब्रांच होते हैं, सब जगहों पर एक साथ छापामारी होती है, ताकि कोई भी जो आरोपी होता है वो अपने आप को बचा ना सके, कोई रास्ता ना ढूंढ सके अपने डॉक्यूमेंट को, अपने फर्जी चीज़ों को छिपाने के लिए। दोस्तों, आइए जानते हैं इस मामले को जब कोर्ट में लाया गया तो क्या सवाल था, क्या तर्क दिया गया, कौन सा ग्राउंड था जिस आधार पर कोर्ट में इस केस को लाया जाता है। क्या CRPC के तहत पुलिस को सामग्री खोजने और जब्त करने की दी गई शक्ति भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। जो पहला ग्राउंड था, यानी जो पहला तर्क था, वो यही था। अब दूसरे तर्क की बात करते हैं। यदि कोई पुलिस अधिकारी दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग करता है तो क्या आरोपी अनुच्छेद 20(3) के बचाव का दावा कर सकता है? एक ये बहुत बड़ा एक अहम सवाल था जो कोर्ट के सामने रखा गया था। दोस्तों, अपीलकर्ता द्वारा जो उठाए गए सवाल थे उस पर एक बार और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इन चीज़ों ने अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन किया है, जो संपत्ति के अधिग्रहण और धारण और निपटान की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है, जो जबरन आत्मदोषारोपण से बचाता है। अदालत ने अनुच्छेद 19(1)(f) के संबंध में तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था तलाशी संपत्ति के आनंद में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और ये अस्थायी उपाय थे। हालांकि इसने अनुच्छेद 20(3) के संबंध में तर्क की गहराई से पड़ताल की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह मामला 44वें संशोधन से बहुत पहले आया था और उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। अदालत ने कहा कि जबकि अनुच्छेद 20(3) मुख्य रूप से जबरन मौखिक गवाही से बचाता है, या दस्तावेजों के उत्पादन तक भी फैला हुआ है, इसलिए कोई भी किसी आरोपी को ऐसे दस्तावेज को पेश करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है जो उसे दोषी ठहरा सके।
हालांकि अदालत याचिकाकर्ताओं के इस दावे से असहमत थी कि तलाशी और जब्ती जबरन उत्पादन के बराबर थी। अदालत ने बताया कि तलाशी और जब्ती यानी कि सर्च एंड सीज के दौरान वारंट को एक सरकार को संबोधित किया जाता है, न कि किसी परिसर के मालिक को, और सबूत पेश करने में आरोपी की कोई भी भूमिका नहीं होती है। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं ने चौथे संशोधन की व्याख्या करने वाले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जो अनुचित तरीके से खोज और जो जब्ती होती है उससे बचाता है। हालांकि अदालत ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भारत के संविधान में चौथे संशोधन के समान निजता का मौलिक अधिकार नहीं है। फाइनली अदालत ने खोज और जब्ती का जो शक्ति था उसको बरकरार रखा, यह कहते हुए कि यह समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हालांकि आत्मदोषारोपण के बचाव के महत्व को पहचाना, लेकिन यह स्पष्ट किया कि तलाशी और जब्ती इस अधिकार का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि इसमें अभियुक्त द्वारा जबरन उत्पादन शामिल नहीं है। दोस्तों, इस फैसले का इस बात पर महत्वपूर्ण प्रभाव है कि भारत में खोज और जब्ती कानून का व्याख्या और क्रियान्वयन कैसे किया जाता है। यह कानून परिवर्तन आवश्यकताओं और व्यक्तिगत अधिकारों के सुरक्षा के बीच संतुलन पर जोर देता है। हालांकि तलाशी और जब्ती दखल देने वाली लग सकती है, लेकिन वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, हालांकि सुनिश्चित करना आवश्यक है कि व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इन शक्तियों का जिम्मेदारी से और कानून की सीमा के भीतर उपयोग किया जाए। भारत में तलाशी और जब्ती कानून पुलिस को जांच के हिस्से के रूप में सामग्री की खोज करने और जब्त करने की शक्ति देती है। दोस्तों, हालांकि ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्हें व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, जैसा कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हुआ है। हालांकि इस कानून को देश के सभी नागरिकों को समझना चाहिए। आशा करता हूँ सर्च और सीज से संबंधित आपके कई सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलता हूँ एक नई अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।